नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और अरस्तू का कई टॉपिक हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग अरस्तू का ही अध्ययन करेंगे। अरस्तू ने नागरिकता के संबंध में क्या बोला, अरस्तू ने सामाजिक व्यवस्था के विषय में क्या बोला, उस दो टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नागरिकता देखते हैं, अरस्तू ने क्या कहा। प्राय देखा जाता है जो लोग नगर में रहते हैं उनको नागरिक बोल दिया जाता है, लेकिन अरस्तू इसको नहीं मानता। जो लोग पैदा हो जाते हैं देश में वो नागरिक हो जाते हैं। अरस्तू कहता है ये भी मैं नहीं मानता। कहता केवल पैदा होने मात्र से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो जाता, क्योंकि अरस्तू का जो नागरिक है केवल मतदाता नहीं है। वो क्या है? वो शासन करने की जो क्षमता रखता हो और प्लस शासित होने की जो क्षमता रखता हो, वही नागरिक बन सकता है। इतना ही नहीं, और व्यापक बताता है। क्या बतलाता है? कहता शासन और शासित दोनों की क्षमता रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर हम सरकार की बात करते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार, विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग होते हैं। अरस्तू क्या कह रहा है कि जो तीनों में कार्य करने का सामर्थ्य रखता हो वही नागरिक बनने लायक होगा। बहुत शर्त रखता है, यानी कानून बनाने की सामर्थ्य हो, जो लागू किया जाएगा कार्य कराने के सामर्थ्य हो, फैसला देने का सामर्थ्य हो, तो उसको नागरिक बनाया जा सकता। अभी कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि 2 चीजों बताता नागरिकता के लिए बड़ा जरूरी है। नागरिकता के लिए 2 बातों का होना बड़ा जरूरी है, वो बताता है। क्या बतला रहा है कि पहली बात क्या होना चाहिए? उसके पास अवकाश होना चाहिए। अवकाश यानी समय होना चाहिए उसके पास। ये नहीं कि समय ही नहीं देश के लिए, अपने आप में ही व्यस्त है। और समय के साथ साथ और क्या कहता है, उसके पास सामर्थ्य भी होना चाहिए। सामर्थ्य, कैसा सामर्थ्य? ये सामर्थ्य कि विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में कार्य करने की सामर्थ्य होना चाहिए। इसकी सामर्थ्य की बात करता है। और साथ ही साथ अवकाश होना चाहिए। ये गुण जिसमें विद्यमान है, शासित और शासक दोनों बनने की, सरकार के तीनों अंगों में कार्य करने की, और सामर्थ्य के साथ साथ उसके पास अवकाश होगा, तो वो नागरिक बनने लायक होगा। वो सबको नागरिकता नहीं देता है। हालांकि आज विश्व में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। अरस्तु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को नहीं मानता। तो क्या मानता है? अभी आप लोगों ने देखा क्या क्या शर्त होना चाहिए। फिर वो कहता है कि जो गरीब है उनको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। किसको किसको नहीं दिया जाएगा? गरीब को नहीं दिया जाएगा। और क्या कहा? जो दास है उनको नहीं दिया जाएगा। कहता जो श्रमिक हैं उनको भी नहीं दिया जाएगा। जो सूदखोर है देश में, पैसे वाले तो हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन चोरकट टाइप के हैं, सूदखोर टाइप के हैं, उनको नहीं दिया जाएगा। कहा जो स्त्रियां होती हैं इनको भी नागरिकता नहीं दिया जाएगा। देश में ही रहेंगी, प्रजा रहेंगी, परंतु नागरिक नहीं रहेंगी। स्त्रियों क्यों नहीं दिया जाएगा? क्यों कहता है? कहता है इनके पास क्या होता है? इनके पास अवकाश नहीं होता है। फिर बच्चों को नहीं दिया जाएगा, इनके पास अवकाश भी नहीं और समय भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं, कुछ नहीं। बच्चे तो बच्चे हैं, जानते ही हैं। फिर कहता जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको भी नागरिकता नहीं दिया जाएगा। आपके दिमाग में एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि जो सरकार के क्रियाकलाप में भाग ले रहा था ये भी तो विरुद्ध हो गया, तो क्या इसकी नागरिकता छीन ली जाएगी? अरस्तू कहता हाँ, इसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो क्या बताता है? जिसके पास सामर्थ्य होगा वो तो कार्य करेगा, नागरिक रहेगा। जब समर्थवान नहीं रहेगा तब क्या होगा? उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो काम दिया जाएगा उसको, उस वृद्ध व्यक्ति को काम दिया जाएगा। कौन सा काम? एक पुरोहित का काम दिया जाएगा, एक गाइड का काम दिया जाएगा, ताकि बच्चों की शिक्षा दीक्षा दे सकें, सही समाज का निर्माण कर सकें, एक अच्छा नागरिक का निर्माण कर सकें। इस प्रकार के वृद्ध व्यक्ति लोग काम करेंगे। कौन? जो यहाँ से रिटायर हो चुके हैं। तो ये बातें बतलाता है। और क्या बतलाया? अरस्तू की जो सामाजिक व्यवस्था है
वो भी भिन्न है, यहाँ नागरिकता भिन्न है। हालांकि अरस्तु की नागरिकता आज विश्व में कहीं स्वीकार नहीं किया जाता है। पूरे विश्व में डेमोक्रेसी कंट्री बहाल हो गया है और डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति का वोट क्या कर दिया गया है, बराबर कर दिया गया है। कोई दास प्रथा बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की जाती है। अरस्तु ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात नहीं किया है। अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था में उसने क्या कहा? सामाजिक व्यवस्था में कहता है कि दो लोग यानी स्वामी और दास होंगे। इसकी सामाजिक व्यवस्था में स्वामी भी होंगे, दास होंगे। और साथ साथ क्या बतलाता है देखिएगा, ये कहता है स्वामी और दास, यानी दासता क्या है? वो प्राकृतिक बतलाता है, वो नैसर्गिक बतलाता है, वो स्वाभाविक बतलाता है। कहता दासता क्या होती है? प्राकृतिक होती है, नैसर्गिक होती है। तो कहता है क्या, जब दासता प्राकृतिक है तो समानता क्या होगा? समानता तो हो ही नहीं सकती। समानता क्या? अवांछनीय है, अप्राकृतिक है। क्यों अप्राकृतिक है? क्योंकि प्राकृतिक रूप से दास होते ही है, तो समान कैसे हो सकते? ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और क्या बताता है? कहता है कि ये दासता क्या है, समाज के लिए बड़ा उपयोगी है। वो फायदा पहुंचाएगा किसके लिए? स्वामी के लिए भी और दास के लिए भी। यहां ये बातें कहा, दोनों के लाभप्रद होगा। स्वामी के लिए कैसे फायदा पहुंचाएगा? तो अरस्तु कहता है कि जब स्वामी के तमाम काम दास कर देंगे तो इनके पास मिलेगा अवकाश, जो देश के लिए अच्छा काम करेंगे, राज्य के लिए अच्छा काम करेंगे। क्यों? इनके पास अवकाश मिल गया है। और साथ साथ अरस्तु बतलाता है क्या, कि दासता क्या है? नैतिक है। एक तो प्राकृतिक बतलाया, नैसर्गिक बतलाया, स्वाभाविक बतलाया और नैतिक बतला रहा है। यानी हर दृष्टिकोण से दासता क्या? उचित है। और साथ साथ क्या बतलाता है? जब नैतिक बतला दिया दासता को, इसीलिए आनुपातिक समानता की बात करता है ये। क्यों? जब दासता मान लिया, स्वामी मान लिया, दास मान लिया, तो बराबर तो हो ही नहीं सकते, वो तो अनुपात हो गया छोटा बड़ा का। तो आनुपातिक समानता की बात करता है। और क्या कहता है? कि जो दासता है ये राष्ट्र के लिए अच्छा है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, ये स्वामी के लिए अच्छा है, ये दासों के लिए भी अच्छा है। पूरी तरीके से बात बतलाता है। लेकिन यहां पर अरस्तु के सामाजिक व्यवस्था यानी दासता सिद्धांत की भी घोर आलोचना किया जाता। आज पूरे विश्व में स्वीकार नहीं किया जाता, इसकी आलोचना किया जाता है। तो आलोचना के आधार क्या बनाया गया? आलोचना का आधार क्या बनाया? देखें, ये तो कह रहा है कि दासता प्राकृतिक है। गौर से समझिएगा इसको। एक तरफ कह रहा दासता प्राकृतिक है और दूसरे तरफ कह रहा दासों किसके पास रहना चाहिए? स्वामी के पास रहना चाहिए, ताकि इनका नैतिक उत्थान होगा, ये विकास करेंगे। आप समझिए, एक तरफ कह रहा दासता प्राकृतिक है, जब प्राकृतिक कह दिया तो इनका उत्थान कैसे होगा? ये अच्छे कैसे बन जाएंगे? ये स्वामी तो बन नहीं सकते, ये अच्छे तो बन नहीं सकते। जब अच्छे बन जाएंगे तो प्राकृतिक नहीं होगा। तो बात तो यही क्लेश कर जाती है कि दासता को प्राकृतिक बतलाता है और कहता है कि इनका उत्थान होगा दासों का। तो दोनों बातें तो क्लेश कर जाती है। दूसरा क्या कहता है कि यूनान के लोग कभी दास हो ही नहीं सकते। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हो गया। दुनिया में हर जगह दास हो सकते, यूनान में क्यों नहीं हो सकते? ये तो बिल्कुल गलत है। वो इसलिए कहा कि अरस्तु कहाँ का था? यूनान का ही था, ग्रीस का ही था। तो कहा यूनान के लोग दास नहीं हो सकते। ये तो पूर्वाग्रहित है। और विश्व के लोग दास हो सकते, वहां के दास नहीं हो सकते। इस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ आलोचना कर दिया जाता है। तो अरस्तु की आलोचना दोनों स्तर पर हुआ, नागरिकता के स्तर पर भी हुआ और उसकी दासता सिद्धांत पर भी होता है। नागरिकता का जो फार्मूला उसने दिया है वो आज कहीं नहीं लागू है, और जो दासता का सिद्धांत दिया है वो भी लोकतांत्रिक देश में कहीं भी इसमें शोभा नहीं देता। तो इस प्रकार से उसने सिद्धांत दिया हुआ है। तो हम लोगों ने अरस्तु का डिटेल देखा, आप लोग रिवाइज कर लेंगे। आपको लोग कोई परीक्षा देना होगा इससे संबंधित, आप अच्छी तरीके से उसको डील कर सकते हैं। आगे आने वाले वक्त में इंटरव्यू देना है या मेंस देना है तभी आप कर सकते हैं। यदि आपको पढ़ाना होगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा और मॉडिफाइड करके आप उसको पढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग आगे भी देखते रहेंगे। ठीक है।